हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अंटार्कटिका और यूरोप महाद्वीप के विषय में। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 के अंदर स्थल मंडल के अंतर्गत हम देख रहे थे विश्व के महाद्वीप। और विश्व के महाद्वीपों के अंदर आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे अंटार्कटिका और यूरोप महाद्वीप के विषय में। दोस्तों, इससे पीछे की 5 यूनिट अगर आपने नहीं देखी है तो अपने सिलेबस को पूरा कर लेना। आई बटन पर जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देख लेना दोस्तों। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम और धीरे धीरे सारी यूनिट्स को अपने पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम जान लेते हैं महाद्वीप क्या है। तो महाद्वीप हम किसे कहते हैं? पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे ही हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी का जो स्थल है वो 7 महाद्वीपों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एशिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका के विषय में और हम बात करेंगे यूरोप के विषय में दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा विश्व का मानचित्र है जिसमें 7 महाद्वीपों को अपने देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा रह गया एशिया, ये रह गया यूरोप, ये अफ्रीका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया अंटार्कटिका दोस्तों। देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और इसके चारों ओर जो घिरा हुआ है वो दक्षिणी महासागर है दोस्तों। ये देखिएगा, ग्लोब पर हम इस तरह की स्थिति सामने से देख रहे हैं और इसी अंटार्कटिका के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा महाद्वीप है, ये जो श्वेत महाद्वीप, क्योंकि ये देखिएगा बर्फ से ढका हुआ है सारा का सारा। और हमने पिछले क्लासेस में भी ये बात की थी कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है वो पूरी तरह से बर्फीले ही हैं। वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती। और इसके लोकेशन के कारण ही यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है दोस्तों। ये बिल्कुल निर्जन है, यहाँ पर वैसे कोई रहता नहीं है। केवल कोई साइंस के अनुसंधान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो सेंटर हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है दोस्तों अंटार्कटिका। और इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों और बर्फ़ की बड़ी बड़ी परतें हैं, इसलिए इसका वास्तविक भूभाग है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। जब गर्मी आती है तो उसकी काफ़ी बर्फ़ पिघल जाती है, इसलिए सर्दियों में इसका आकार आपको अलग दिखाई देगा और गर्मियों के अंदर इसका आकार जो है वो अलग दिखाई देता है। इसलिए हम इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये अंटार्कटिका महाद्वीप को अगर हम ऊपर से देखें तो इस प्रकार का दिखाई देता है। दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत देखिएगा, ये कोमा के से आकार का महाद्वीप है। किस आकार का है? लगभग ये आप इसको देखें तो कोमा के जैसा महाद्वीप है दोस्तों, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसमें कोई विशेष क्वेश्चन अभी तक किसी परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं दोस्तों। आकार से संबंधित या फिर कभी पूछ लिया जाता है क्रम में कौन से नंबर पर आता है। तो ये इतनी ही बातें हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जनता नहीं रहती तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनते। ये यहाँ पर भारत का स्टेशन रह गया मैत्री। अलग अलग देशों ने भी यहाँ पर स्टेशन बना रखे हैं दोस्तों, सिर्फ केवल अनुसंधान के लिए ये काम आता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है नंबर्स में कि क्रम से दे दिया जाए, छोटे बड़े के रूप में को आपको अगर उनको सेट करना हो, क्रम में उसको बांटना हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में ही है और पूर्णतः निर्जन और वीरान है। ये है कैसा है? निर्जन है। निर्जन का मतलब होता है जहाँ कोई जन नहीं रहता। वीरान है और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और बर्फ से ढके रहने के कारण ही हम इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है दोस्तों। शीत और ग्रीष्म ऋतु में इसका आकार जो है अलग अलग होता रहता है, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है तो ये अलग प्रकार का दिखाई देगा। इसी कारण से इसे जो है गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों। इसे विज्ञान के लिए समर्पित द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुसंधान होता है दोस्तों। इसकी जो खोज है वो 1820 में फबियन वेलिंगशासेन ने की थी। ये क्वेश्चन
तो पूछा तो नहीं गया कभी, अगर कोई इंपॉर्टेंट बनता है तो इस प्रकार की बात कभी फैक्ट के रूप में पूछी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो नॉर्वे का था एमंडसन, जो 1911 में यहाँ पर पहुंचा था दोस्तों। इसके बाद में कुछ और जरूरी फैक्ट को जान लेते हैं। यहाँ कोई बहुत ज्यादा पर्वत श्रेणियां भी नहीं है, बस एक क्वीन मोड पर्वत श्रेणी को हमें याद रखना है, जो इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है जो इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो विंसन मासिफ है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। माउंट एरबुस क्या है, माउंट एरबुस यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है, देख लीजिएगा यहाँ भी ज्वालामुखी है ना, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एरबुस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दक्षिणी ध्रुव है या फिर अंटार्कटिका है, उसका जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है माउंट एरबुस। और इसके बाद में देखिएगा सूर्य जब उत्तरायण होता है तो मतलब देखिएगा उत्तरायण होने का मतलब क्या हुआ, ये हमारी पृथ्वी रहेगी, उत्तरायण मतलब इस साइड में है, तो ये तो रह गया पूरा का पूरा यहाँ पर, ठीक है। अब उत्तरायण है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं, तो यहाँ पर जब उत्तरायण होगा तो क्या होगी, तो होगी यहाँ पर रात दोस्तों, तो यहाँ पर होगी रात। और ये रात कभी डलती नहीं, कब तक नहीं डलती, 6 महीने तक नहीं डलती दोस्तों। देखिएगा कितनी अजीब बात है ना, कोई किसी को सोना हो तो ये सबसे बढ़िया जगह रहेगी 6 महीने तक। लेकिन ये भी मत भूलिएगा जब जागना होगा तो पूरे 6 महीने तक जागना पड़ेगा दोस्तों। सूर्य जब कैसे हो गया, सूर्य जब दक्षिणायन आ गया यानी दक्षिण में आ गया तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगी रात और इधर हो जाएगा दिन दोस्तों। और यहाँ जो डे होगा, जो दिन होगा वो काफ़ी लंबा होने वाला है। कितने दिनों का, दिन नहीं सर, महीनों का। कितने महीनों का, 6 महीनों का दिन होगा, इसलिए यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है दोस्तों। लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति है दोस्तों, यही इसकी मुख्य बातें थी दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर पहुँचने वाला भारत का जो प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था गिरिराज सिरोही। ये सिरोही के नहीं थे, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये प्रथम भारतीय थे दोस्तों, ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगले महाद्वीप की हम बात करना चाहेंगे और वो महाद्वीप है यूरोप। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। तो ये है यूरोप महाद्वीप दोस्तों। ये यूरोप महाद्वीप है जो स्थल से जुड़ा हुआ है, देखिएगा एशिया महाद्वीप से स्थल से जुड़ा हुआ है। और कुछ जो भूगोलविद हैं वो इन दोनों को मिलाकर के एक महाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं, यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि द्वीप का ही बड़ा रूप अपने महाद्वीप कह सकते हैं। द्वीप वो आकृति होती है, भू आकृति जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो दोस्तों। तो ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ नहीं है, ये जो यूराल पर्वत है ये इसे अलग करने का काम करता है। यूराल पर्वत आप से पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए रह गया कि इन दोनों के बीच में सीमा बनाने का काम करता है। और यूरोप में अगर पूछा जाए तो यहाँ की मुख्य पर्वत रहेगी आल्प्स। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारी इसकी पहचान है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जा सकती है। हम बात कर रहे थे लोकेशन की, तो पूर्व में बात करें तो देखिएगा यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के द्वारा एशिया से अलग होता है दोस्तों। दक्षिण में बात करें तो यहाँ रह गया भूमध्य सागर, उत्तर में बात करें तो आर्कटिक महासागर रह गया, और पश्चिम में बात करें तो रह गया अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर रह गया और इधर हमारा एशिया रह गया, और दक्षिण के अंदर देखिए भूमध्य सागर रह गया, और उत्तर के अंदर जो है वो आर्कटिक महासागर रह जाता है दोस्तों। और यूरोप देखिएगा सबसे, अगर आपको कोई कटा फटा सा दिखाई दे रहा है, फ्योर्ड तटों का महाद्वीप इसे कहा जाता है दोस्तों, जो कटे फटे हों। तो ये थी यूरोप की स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में। तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि मरुस्थल रहित यूरोप, यानी यूरोप के अंदर मरुस्थल नहीं है दोस्तों। तो मरुस्थल रहित यूरोप महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है, 6 नंबर का महाद्वीप जो है वो यूरोप आता है दोस्तों। और इसके बाद में देखिएगा इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कई प्रायद्वीप है दोस्तों। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप और आधुनिक सभ्यता का केंद्र इसे कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि पुनर्जागरण है जो है वो यहीं से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, और जो हम कह सकते हैं कि आधुनिक विकास जो है वो यहाँ पर सबसे पहले हुआ था। आधुनिक सभ्यता का केंद्र हम इसे कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा यूरोप जो है काकेशस पर्वत से एशिया महाद्वीप से अलग होता है, तो काकेशस पर्वत भी यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव महासागर
है, ये बातें अपने कर चुके हैं। बाल्टिक सागर यहाँ रह गया दोस्तों। ये देखिएगा बोथनिया की खाड़ी है, ये एड्रियाटिक सागर है दोस्तों। यहाँ पर ये काला सागर रह गया हमारा, ये भूमध्य सागर रह गया, आयोनियन सागर रह गया, एजियन सागर रह गया। के बाद में देखिएगा आगे हम बात करें, यूरोप का जो उच्चतम बिंदु है वो है एल्ब्रूस। कौन सा है उच्चतम बिंदु? एल्ब्रूस है, जो कि आल्प्स पर्वत के ऊपर स्थित है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध का है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप भी है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप। इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं यूरोप के प्रमुख देशों के विषय में दोस्तों। अगर आपको भूगोल को समझना है, उसको सीखना है, तो आपको बार बार मानचित्रों को देखना पड़ेगा, तभी जाकर के याद होंगे दोस्तों। और देखिएगा दोस्तों, मानचित्र हमें याद करने और समझने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक जो है प्लस पॉइंट होता है। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने का काम करता है, आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। जब आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और दुनिया के बारे में कुछ भी जानते हैं, कम से कम स्थिति जानते हैं, तो आप बात करने के लायक हुआ करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ बोथनिया रह गई, ये बाल्टिक सागर रह गया, जिसके विषय में अभी हमने बात भी की थी दोस्तों। इसके बाद में आगे हम यहाँ देख सकते हैं ब्लैक सी, पहले मैं सागर की बात कर रहा हूँ, ये जो था आपका बाल्टिक सागर था। इसके बाद में नॉर्थ सी यहाँ रह गया, और ये देखिएगा ये सारा का सारा रह गया भूमध्य सागर। ये इनके जो है अंतर्गत सागर हैं। और यहाँ ये देखिएगा वाइट सी रह गया, श्वेत सागर रह गया, और ये फिर आगे ऊपर आपका जो है उत्तरी ध्रुव महासागर रह जाता है दोस्तों। अब यहाँ हम इसके प्रमुख देशों को देख लें तो नॉर्वे है। नॉर्वे में देखिएगा सबसे ज़्यादा फ्योर्ड तट यानी कटे फटे, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इनको देख सकते हैं दोस्तों। कटे फटे तट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इस यूरोप का गर्म कंबल जो है हम गल्फ स्ट्रीम की धारा को कहते हैं, जो इस तरह से जाती है दोस्तों, क्योंकि ये जो है उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है दोस्तों। नॉर्वे के तट जो है उत्तरी ध्रुव के नज़दीक हैं, तो सर्दियों में ये देखिएगा जम जाने चाहिए थे, लेकिन जो अपनी गल्फ स्ट्रीम है वो यहाँ से आने वाली एक गर्म जल धारा है, इसके कारण जो है ये तट जम नहीं पाते, इसलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये रह गया नॉर्वे, जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। ये स्वीडन, ये नाम आपने सारे सुने भी होंगे दोस्तों। ये फिनलैंड रह गया दोस्तों। ये रूस रह गया। ये रह गया एस्टोनिया, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बेलारूस रह गया। ये यूक्रेन, यहाँ आप यूक्रेन को देख सकते हैं। ये देखिए रोमानिया रह गया। ये बुल्गारिया रह गया। ये रह गया ग्रीस, ये आपका एथेंस, इसका नाम आपने खूब सारा सुन रखा होगा। देखिएगा दोस्तों, ये बेलग्रेड, और ये छोटे छोटे यहाँ पर कई जो हैं वो देश हैं। ऑस्ट्रिया यहाँ पर रह गया। ये स्लोवाकिया रह गया। ये देखिएगा हंगरी रह गया। ये प्राग रह गया। ये पोलैंड रह गया दोस्तों। ये जर्मनी, जर्मनी का नाम भी आपने खूब सारा सुना होगा। इटली, इटली इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था, फेमस इसलिए रहा था क्योंकि देखिएगा हम ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था देश वो इटली ही था दोस्तों। तो रोम भी यहाँ पर है दोस्तों, इटली में ही है। इसके बाद में यहाँ पर आप फ्रांस को देख सकते हैं। ये आपका यूके रह गया। ये आयरलैंड रह जाता है दोस्तों। ये स्पेन रह गया। ये पुर्तगाल रह गया दोस्तों। तो ये इसके जो है मुख्य देश हैं जिनकी हमने बात की थी, यूरोप के मुख्य देश। यहाँ आप देखिएगा तुर्की को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ के मुख्य देश हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं इसके मुख्य फैक्ट्स की। तो इटली जो है विश्व का सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून का उत्पादक देश है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि अंगूर और जैतून का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का, तो वो रह गया इटली दोस्तों। आगे हम बात करें फिनलैंड, तो फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए हम इसे झीलों का देश भी कहते हैं दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ पर झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। पेरिस जो फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध नगर है। ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं।
इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस इसी महाद्वीप में है। अगर आप उसको फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें भौतिक रूप से तो वो एशिया का पार्ट आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम इसे यूरोप में शामिल करते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा नॉर्वे क्या है, फ्योर्ड तटों का देश, कटे फटे जो तट हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों। पोल्डर देखिएगा क्या होता है, समुद्र का पानी जो है वो भूमि पर आने से रोकने के लिए दीवारें बना दी जाती हैं जिसे हम पोल्डर कहते हैं। तो पोल्डर जो सर्वाधिक बने हैं वो नीदरलैंड या हॉलैंड में बने हुए हैं, जिसे हम पवनचक्कियों का देश भी कहते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें स्कैंडिनेवियन देश आपको याद रखने अच्छे से, ये समूह है कुछ देशों का जिसमें शामिल है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। इनके समूह को हम क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं दोस्तों। तो ये स्कैंडिनेवियन क्या है, ये एक देशों का समूह है दोस्तों। इसके बाद में बाल्टिक देश, जो बाल्टिक के किनारे हैं, बाल्टिक सागर के किनारे हैं, इनमें लाटविया आ गया, लिथुआनिया आ गया, एस्थोनिया आ गया, इन्हें हम बाल्टिक देश कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में यूक्रेन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया भी कहलाता है दोस्तों। तो रोटी का डलिया हम किसे कहते हैं, यूक्रेन को कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा स्विट्जरलैंड, जो यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत अच्छा इसका जो है लोकेशन है। जैसा हमारे यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं उसी प्रकार के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वहाँ पर भी हैं। तो स्विट्जरलैंड को विश्व का स्वर्ग कहा जाता है और इसे यूरोप का खेल का मैदान भी कहा गया है दोस्तों। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। शैंपेन एक शराब की प्रकृति है, एक रूप है जो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है, फ्रांस में बनती है दोस्तों। तो शैंपेन नामक जो शराब है उसका सर्वाधिक उत्पादन फ्रांस में होता है। फ्रांस को हम सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं दोस्तों। फ्रांस क्या कहलाता है, सुरा और सुंदरियों का देश। इसके बाद में यहाँ के पर्वतों को देख लें तो अपेनाइन पर्वत जो है इटली में है, उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं और चूना पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से बने हैं, चूना पत्थर से निर्मित। इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर अस्ती नामक एक शराब का उत्पादन भी होता है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले पर्वत की, तो ये है पिरेनीज कहाँ है, फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में है। पिरेनीज कहाँ रह गया, फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में, लगभग ये बॉर्डर पर रह जाता है स्पेन के पास में। इसके बाद में पेनाइन कहाँ है, ये पेनाइन है ब्रिटेन में स्थित है। पेनाइन कहाँ है, ब्रिटेन में। इनको नक्शे में भी देखेंगे अपने। जोलेन पर्वत जो है स्वीडन और नॉर्वे के बीच में है दोस्तों। जोलेन कहाँ है, स्वीडन और नॉर्वे के बीच में है। विसुवियस इटली के नेपल्स में स्थित यह ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। नेपल्स कौन सा है, इटली का पर्वत है जो ज्वालामुखी से बना हुआ है। आल्प्स क्या है, फ्रांस के दक्षिण पूर्व में, फ्रांस और इटली के मध्य स्थित है। फ्रांस और इटली के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, वो है आल्प्स। यहाँ आगे हम देखें माउंट ब्लॉक की, तो आल्प्स पर्वत पर स्थित जो फ्रांस की उच्चतम चोटी है वो है माउंट ब्लॉक, ये फ्रांस में है। एल्ब्रूज क्या है, रूस में स्थित यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच स्थित पर्वत है जो कि दोनों देशों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। हमने मैप में भी देखा था कि ये दोनों के बीच में सीमा बनाने का कार्य करता है। माउंट स्ट्रोम्बोली क्या है, ये एक देखिएगा ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ से ज्वालाएं निकलती ही रहती हैं, जो लावा है वो निकलता ही रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं तो माउंट स्ट्रोम्बोली को। इसके बाद में देखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ये जर्मनी में स्थित होस्ट पर्वत निर्माण की प्रक्रिया ही है। एक पर्वतों के प्रकार आते हैं जैसे ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत है, ये देखिएगा ब्रंशोत प्रकार के ही पर्वत होते हैं, ब्रंश से ही बनते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा काकेशस क्या है, काकेशस जो है वो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज जिसकी यहाँ हमने बात की थी वो इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर हम नक्शे के अंदर कुछ एक पर्वत श्रेणियों को देख सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पेनाइन की हमने बात की थी, पेनाइन यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ब्रिटेन के अंदर। और यहाँ देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो है फ्रांस के अंदर रह गई
पिरेनीज, और ये देखिएगा ये कौन सी रहेगी स्पेन के पास में, ये रहेगी कैल्टाबियन, ये सियरा नेवादा रह गया, ये विसुवियस पर्वत श्रृंखला रहेगी दोस्तों। इटली के अंदर विसुवियस जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ रह गई, और यहाँ पर ही रह गई है जो एपाइन पर्वत श्रृंखलाएं रह गई। ये हमने प्राकृतिक सीमा को बनाने वाले पर्वत श्रृंखला की बात की थी, जिसे हम यूराल पर्वत श्रेणी कहते हैं दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी का होस्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी के अंदर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जोलेन पर्वतमाला की हमने बात की थी, नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर स्थित है। ये लगभग यहाँ है इसकी लोकेशन, ये इसकी बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। इसके बाद में नदियों की बात कर लेते हैं। तो नदियों के अंदर जो मुख्य नदियाँ आती हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे रोन नदी के विषय में। रोन नदी जो है स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? जिनेवा झील से निकलती हैं और भूमध्य सागर में जाके लायन की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रांस का जो लियोन शहर है वो इसी के किनारे स्थित है दोस्तों। डेन्यूब नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है यूरोप की। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती हैं दोस्तों। होस्ट पर्वत की बात की थी अभी हमने, और ये ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी देशों में बहती हुई काला सागर में गिरती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये कहाँ गिरती है? डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है, और ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी मानी जाती है जो 8 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने देशों से होकर के गुजरती है? 8 देशों से होकर के गुजरती है, और विश्व के काफ़ी प्रसिद्ध जो शहर हैं वो इसके किनारे हैं, जिसमें शामिल है वियना, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, लिंज है, जो इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। वोल्गा नदी रूस की काफ़ी प्रसिद्ध नदी है। यह वाल्दाई प्रायद्वीप से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों। रूस का वोल्गाग्राड जो है वो इसी के किनारे स्थित है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और रूस की पवित्र नदी भी मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा है, इसलिए हम इसे रूस की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं निस्टर नदी की। ये पोलैंड और रूस की सीमा से निकलती हैं और ये यूक्रेन और मालदोवा में बहती है और उसके बाद में काला सागर में गिर जाती है दोस्तों। यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन से सागर में गिरती है दोस्तों, हमें इतना ही सीमित रहना पड़ेगा दोस्तों। हमें इन जो नदियां हैं उनको उस प्रकार से याद नहीं करना जैसे हम राजस्थान की नदियों को याद करते थे। यहाँ से निकलती हैं, पहले इस जो है स्थान पे जाएगी, फिर इस स्थान पे गई, फिर इस ज़िले में गई, फिर इस ज़िले में गई, फिर यहाँ जा कर के गिरी। यहाँ हमें सिर्फ इतना याद रखना है कहाँ से निकलती है और कौन से सागर में गिरती है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं आडर नदी की। तो ये पोलैंड से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पोलैंड से, और ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती हैं और जाकर के गिर जाती है बाल्टिक सागर में दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करें ड्यूरो नदी की। ड्यूरो नदी कहाँ है? ये पश्चिमी पुर्तगाल में ड्यूरो घाटी में बहती हैं और कौन से सागर में गिरती हैं? ये अटलांटिक सागर में गिरती हैं दोस्तों। इन्हें हमें नक्शे में भी देखना पड़ेगा ताकि अच्छे से याद हो जाए। टेगस नदी, टेगस नदी जो है वो स्पेन और पुर्तगाल में बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सीन नदी, सीन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। फ्रांस की नदी है। टाइबर नदी इटली में बहती है और ये भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ बहती है? इटली में, और गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में गिरती है दोस्तों। पो नदी, पो नदी जो है इटली की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। पो नदी क्या है? इटली की सबसे लंबी नदी है। वेनिस जो है वो इसी नदी के किनारे है और ये एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिरती है। कौन से सागर में गिरती है? एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिरती है दोस्तों। यहाँ आगे हम बात करेंगे राइन नदी की। तो स्विट्जरलैंड में ये जो है आल्प्स पर्वत में कांस्टेंस झील से निकलती हैं। ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड के ब्रंस घाटी में बहती है और उत्तरी सागर में गिरती है दोस्तों। ये यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है। इसके किनारे जो हैं शहर रहेंगे फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ड, रोटरडम, बोम आदि शहर जो हैं वो इसके किनारे स्थित है दोस्तों। ये देखिएगा यूरोप की नदियों को अपने देख सकते हैं। ये देखिए वोल्गा नदी रह गई इस प्रकार से, ये डोन नदी रहेगी, रूस की काफ़ी प्रसिद्ध नदी है। निपर नदी रह गई। ये डेन्यूब नदी जिसकी हमने बात की थी दोस्तों, काफ़ी लंबी बहने वाली नदी है, इटली की गंगा भी बोलते हैं। पो नदी की हमने बात की थी। ये हमारी फ्रांस की रोन नदी रह गई। ये सीन नदी रह गई दोस्तों। ये पुर्तगाल की ड्यूरो नदी रह गई। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, जिन्हें हमें क्या करना है? याद रखना है दोस्तों, जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। हाँ, यहाँ आपसे साधारण से
क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी इस महाद्वीप की है या नहीं, या कौन सी भिन्न है इनमें से। तो इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए हमने इनके इंपॉर्टेंट होने के कारण बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं यूरोप के प्रमुख सागरों के विषय में। तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और अफ्रीका के मध्य स्थित हैं। यूरोप की जो है टाइबर, रोन और एब्रो जो नदियां हैं वो इसी सागर में गिरती है दोस्तों। उत्तरी सागर, उत्तरी सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर और यूके के पूर्व में स्थित कील नहर के द्वारा ये बाल्टिक सागर और उत्तर सागर से जुड़ता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि कील नहर किसको जोड़ती है, तो कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। राइन, वेजर, एल्ब नदी जो है वो इसी सागर में गिरती है दोस्तों। एड्रियाटिक सागर ये भूमध्य सागर में जो है इटली के उत्तर पूर्व में स्थित है। पो नदी इसी सागर में गिरती है। काला सागर ये यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। नेपर, डेन्यूब, निस्टर जैसी नदियां हैं वो इसी में अपना जल डालती है दोस्तों। बाल्टिक सागर की हम बात करें, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया इसके चारों ओर स्थित है दोस्तों। बाल्टिक देशों की भी हमने बात की थी दोस्तों। तो ये था हमारा जो यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप, जिनके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट की अपने बात कर चुके हैं दोस्तों। इतने भी अगर आप याद कर लेंगे तो काफ़ी होगा और इनमें से प्रश्न आ जाएंगे दोस्तों। आगे स्थल मंडल के अंदर अगले क्लास के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में बात करेंगे और फिर हमारा जो स्थल मंडल का कार्य है वो पूरा हो जाएगा और फिर आगे हम जल मंडल को स्पीड से कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि स्थल मंडल के अंदर महाद्वीप एक काफ़ी बड़ा टॉपिक रह जाता है जिसे हमें समय लगता ही लगता है दोस्तों। तो अगर आपने इसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना हो इस यूनिट की और बाकी यूनिट्स की, तो वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर फ्री अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपका दिल कहे, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप रेगुलर इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आपको क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी जो तैयारी है वो नियमित रूप से बनी रहे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।